हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका के गद्य खंड से एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी जी के आत्मकथ्य रूप में लिखा गया है। इसको प्रॉपर आत्मकथा रूप में नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने अपने जीवन की कुछ घटनाएं, कुछ अपने पिता के व्यक्तित्व और अपनी माता के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया है, और क्या क्या घटनाएं उनके जीवन में हुई है उनका यहाँ पर वृतांत बताया है। तो आइए, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको आधा चैप्टर पढ़ चुके थे, तो देखिए तो आगे देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में कहती है, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से जो है उसे खींचकर उसे भी स्थितियों को जो है की जो सक्रिय भागीदारी में बदल दिया था। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे ही घर में बैठे रहना संभव था भला। यानी कि लोग जो है प्रभात फेरियां कर रहे थे, हड़तालें कर रहे थे, जुलूस जो है निकाले जा रहे थे, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता का जो दौर था और भाषणबाजियां हो रही थी, हर शहर का चरित्र था, और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी, और शीला अग्रवाल की जोशीली जो बातों ने रंगों में क्या करते बहते हुए खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। किस प्रकार का बवंडर था? पिताजी आजादी की सीमा पिताजी की जो आजादी की सीमा थी, यानी कि घर से उनके लिए कितनी आजादी थी, यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवानी। देखिए उनके पिताजी क्या समझते, क्या क्या उनकी जो सीमा का जो दायरा था, आजादी का जो दायरा था, वो क्या सोचते थे कि उनकी जो बेटी है मनु भंडारी, वो जो है घर में आए हुए लोगों के साथ जो है उठे बैठे, जानू समझू, बस इतना ही उनके लिए क्या था, आजादी थी। जो आजादी की लड़ाई है उसमें भागीदार होने के लिए बस इतना ही चाहते थे। लेकिन हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती और लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यानी कि अब जो है लेखिका इस प्रकार की हरकतें कर रही थी, क्योंकि पूरे देश में जो है आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह नारेबाजी हो रही थी, लोग जुलूस निकाल रहे थे, और इस जुलूस में जो है इस आजादी की लड़ाई में मन्नू भंडारी भी उसमें शामिल हो रही थी। किस प्रकार से हाथ उठा उठा कर नारे लगाती थी, हड़तालें किया करती थी, और लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती थी, यानी कि शहरों शहरों जो आपके जुलूस निकाला करती थी सड़कों पर जा जा करके, को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल था। किसके लिए? लेखिका के जो पिता हैं उनके लिए ये मुश्किल हो रहा था। तो किसी की भी दी गई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए, और कहती हैं कि पिताजी के लिए ये सहना, ये बर्दाश्त करना मुश्किल था। और क्योंकि मन्नू भंडारी अब जो है युवावस्था में आ गई थी, तो कहती है मेरे लिए किसी की दी गई आजादी। अब देखिए, आप किसी के अंडर काम करते हैं तो वो आपको कितनी आजादी देगा, ठीक है। और वो जो है स्वतंत्र रहना चाहती थी, किसी की दी गई आजादी के दायरे में चलना मेरे लिए क्या था, ये मुश्किल था। कहती हैं, जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता है, तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भाई कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की। अब जो है इनकी शादी हो गई थी, तो कहते हैं मैंने जो है, जब हम अपने पिताजी से उनके क्रोध से डरते थे, लेकिन अब जो है वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, इस प्रकार जो है वो आंदोलन और जुलूस निकालती थी। अब कहती है, बता रही हैं कि उनसे टक्कर लेने का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यानी कि जब तक उनकी शादी हुई तब तक यह चलता रहा। यश कामना
बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा। अब जैसे उनके पिताजी क्या चाहते थे, जो लेखिका हैं उनके पिताजी क्या चाहते थे, पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, ठीक है, और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। यानी कि वो चाहते थे कि समाज में हमें यश की प्राप्ति हो, लोग हमें जो है अच्छी निगाहों से देखें, ठीक है। अब उनकी जो है वो कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि समाज, देखिए समाज सिर्फ अपने स्वार्थ से आपको अच्छा कहेगा। यदि आप समाज में 4 लोगों के मन की बात कर रहे हैं तो वो आपको अच्छे कहेंगे, लेकिन हो सकता है आप वही बात किसी अन्य व्यक्ति के विपरीत कह रहे हो, तो उसके लिए तो वो बात खराब हो जाएगी। तो समाज में आपको कभी भी सब लोग अच्छा नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उनके पिताजी की क्या दुर्बलता थी कि यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश यश जो है लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। वो चाहते थे कि उनका यश हो, उनका गौरव हो और समाज में सभी लोग उनकी जो है सम्मान करें, उनकी प्रतिष्ठा रहे। तो और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। उनके पिताजी के जीवन का क्या सिद्धांत था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनना चाहिए, ठीक है, तभी उसे जीना चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। तो उनके पिताजी की ये कामना थी और उनका एक सिद्धांत था कि व्यक्ति के जीवन जो है एक विशिष्ट जीवन होना चाहिए, कुछ उसमें विशिष्टता होनी चाहिए, उसका नाम हो, उसका सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो और उसका वर्चस्व भी होना चाहिए। इसके चलते ही मैं 1 बार उनके कोप से बच गई। अब कहते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनका नाम हो, सम्मान हो, कहते हैं इसके चलते भी मैं 1-2 बार उनके कोप से बच गई थी। अब आगे जो है किस प्रकार से वो बची थी इसका वो यहाँ पर वर्णन करती हैं, इसके बारे में बताती हैं कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, ठीक है। तो देखिए जब बच्चे कुछ अनुशासनहीनता का काम करते हैं तो फिर कॉलेज या स्कूल से जो है पत्र भेजा जाता है पेरेंट्स को, उनके अभिभावक को। तो यहाँ पर मनु भंडारी जो आपकी लेखिका हैं उनके प्रिंसिपल कॉलेज से, वो भी स्कूल से नहीं कॉलेज से, उनके पिताजी के लिए एक पत्र आया और प्रिंसिपल का पत्र आया। क्या पत्र आया, पिताजी आकर मिले, कि उनके पिताजी प्रिंसिपल से आकर मिले और ये बताएं कि मेरी का मतलब जो लेखिका है उनकी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए, यानी कि अब जो है इनके लिए जो है कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए लेखिका के लिए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। अब देखिए जो इंसान चाहता है कि मेरा समाज में मान हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, यश हो, और जब स्कूल से इस प्रकार की जो है पत्र आ जाता है तो आग बबूला तो होगा ही इंसान। तो वे जो है बड़े आग बबूले हो गए, क्रोध में वो जो है, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। अब उनके पिताजी क्या कहते हैं कि यह लड़की यानी कि जो लेखिका है वो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। अब पिताजी जो है बड़े गुस्से में कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया, क्योंकि इससे पहले वो छोटी थी तो पहले जो उनके बड़े भाई बहन थे उन सबकी कोई पढ़ने के लिए चला गया था और कोई किसी की शादी हो गई थी। तो अब कहते हैं कि 4 बच्चे पहले भी थे, उन्होंने तो ये दिन नहीं दिखाया, यानी कि इस प्रकार के पत्र जो हैं अभी तक 4 बच्चों में से किसी के नहीं आए। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे, यानी कि बहुत ही गुस्से में गए थे कि क्या हरकतें कर दी है, लौट कर क्या कहर बरसा होगा, लौट कर क्या कहर बरपा होगा, ठीक है, इसका अनुमान था। तो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब वो तो जानती थी अपने पिताजी को कि उनका गुस्सा जो है, उसका जो अनुमान उनको था, तो इसलिए पहले ही वो अपने पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। अब घर में क्या कहा,
माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, यानी कि जब वो बहुत कुछ बोल देंगे तो तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बड़े गुस्सैल क्रोधी टाइप के थे। कई तो देखिए, गई तो सही लेकिन डरते डरते। अब चली तो गई, लेकिन कौन? लेखिका कहती है मैं डरते डरते गई। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। अब उनके पिताजी जो लेखिका हैं, उनके पिताजी प्रश्न कर रहे हैं किससे? मनु भंडारी से, कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? किसको पूछ रहे हैं? मन्नू को। सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है, प्रश्न कर रहे हैं। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं। अब मनु भंडारी के जो पिताजी थे, प्रिंसिपल ने इसलिए बुलाया था क्योंकि मनु भंडारी वहाँ कॉलेज में जो है उनका उनका काफी रौब था। सभी लड़कियां उनका कहना मानती थी। 3 लड़कियों का इनका समूह था। तो कहते हैं कि मुझे क्या कहा कि तुम अपनी बेटी को घर में बिठा लो। ठीक है, तो अब बात बता रहे हैं मनु भंडारी को, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, वे सभी प्रिंसिपल जो है उन 3 लड़कियों से क्या थे? परेशान थे और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे यानी कि लेखिका को घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती थी। क्योंकि वो दौर किसका चल रहा था? उस समय आंदोलन का दौर था, क्योंकि स्वतंत्रता जो है उसके बाद हमारा देश जो है आजाद होने वाला था। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो उनके कॉलेज की थी वो भी जो है परेशान हो गई थी। इनका जो 3 लड़कियों का जो ग्रुप था वो जो है सभी लड़कियों की लीडर थी वहां की। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। अब ये उनके पिताजी बता रहे हैं मन्नू को। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे। अब जो है मन्नू भंडारी जी बता रही हैं, लेखिका बता रही हैं कि जब वो स्कूल जा रही थी तो मुंह दिखाने से घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या हरकतें कर दी होगी इस लड़की ने, जो प्रिंसिपल जो है मुझे पत्र भेज करके बुला रहा है इसकी अनुशासनहीनता को। और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। उनके पिताजी ने क्या बताया कि कहाँ मुझे जो है मुंह छिप दिखाने में घबरा रहे थे, यानी कि जब मैं स्कूल जा रहा था तो उनको शर्म आ रही थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा यश हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। तो इस प्रकार के कार्य को देखकर उनको जो है शर्म आ रही थी। लेकिन कहते हैं कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, यानी कि इस समय अब लेखिका के जो पिता हैं उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। क्या कहा कि इस समय ये पूरे देश में चल रहा है। ठीक है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते हुए रहे और मैं अवाक। तो लेखिका कहती हैं कि उनके पिताजी ने ये कहा कि कहाँ मैं जो हूँ, जब मैं स्कूल गया तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं इस लड़की ने क्या अनुशासनहीनता कर दी। कहाँ मैं जब जा रहा था मुझे मुंह दिखाने में शर्म आ रही थी, और ये स्वर कहकर वो आए, बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, यानी कि जो ये लड़कियां जो है नारेबाजी कर रही हैं ये तो पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला? बेहद गदगद स्वर में। क्यों? देखिए, अंग्रेजों ने हमारे देश को जो है गुलाम करके रखा हुआ था, और जो स्कूल प्रशासन जो भी था सब जो है किसके अंडर में था? अंग्रेजों के अंडर में था। अब जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही कहना मानना पड़ रहा था, लेकिन बच्चे जो लड़कियां थी वो सभी जो है आंदोलन कर रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ बोल रही थी, आंदोलनबाजी चल रही थी, नारेबाजी चल रही थी। और स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो क्या कह रही थी? वो उनको चुप रहने को कह रही थी। लेकिन इस पर जो है मन्नू भंडारी के पिताजी को पत्र दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा, क्योंकि उनको तो अपना कॉलेज चलाना है, और कॉलेज चलेगा कैसे जब तक अंग्रेज शासकों के सामने उनको जो है उनकी ही माननी पड़ रही थी। लेकिन मन्नू भंडारी ने कॉलेज की सभी लड़कियों के साथ जो है वहां पर नारेबाजी करी, और ये जो है
स्कूल और उनके लिए दिक्कत का काम कर रही थी। तो जब उनके पिताजी गए तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेटी को घर पर बैठा लो, तुम्हारी बेटी यहाँ पर अनुशासनहीनता कर रही है। हम बड़ी मुश्किल से सभी बच्चों को जो है, सब लड़कियों को अंदर बिठाते हैं, और इन तीनों लड़कियों, जो कि उनका एक ग्रुप था 3 लड़कियों का, उन्होंने ये तीनों लड़कियों के एक इशारे पर जो है सभी लड़कियां बाहर चली जाती हैं और नारेबाजी करना शुरू कर देती हैं। अब उनके पिताजी जो है इस बात से बड़े गर्वित हुए, उनको बहुत अच्छा लगा कि हम ये आंदोलन, जो आज़ादी की लड़ाई है, उसमें जो है मन्नू जो भंडारी, जो आपकी लेखिका हैं, वो भी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान इसमें एक प्रकार से रह रहा है। तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर तो कोई कैसे रोक लगा सकता है। ठीक है, तो इसको जो है उन्होंने रोकने से मना कर दिया, बेहद गदगद स्वर में, यानी कि बड़े गर्व से जो है उन्होंने ये कहा। पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, यानी कि मैं चुप हो गई। मुझे ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। अब लेखिका क्या कहती हैं कि पिताजी जब ये स्वर कह रहे थे, ये बात बता रहे थे, मुझे ना तो अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर कि क्या ये बात सच है। ठीक है, लेकिन कहती हैं कि पर यह हकीकत थी, ये बात हकीकत में थी। एक घटना और अब आगे बताती हैं कि ये तो मेरे साथ घटना हुई ही थी, लेकिन क्योंकि कहते हैं इससे पहले उन्होंने क्या कहा कि पिताजी का जो गुस्सा था उससे मैं जो हूँ कई बार बची। अब दूसरी घटना बताती है यहाँ पर, एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। तो उस समय जो है आजादी का दौर चल रहा था, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का उन पर मुकदमा चल रहा था। सभी कॉलेजों, स्कूलों और दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़, यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। ठीक है, इस बीच पिताजी के एक नियायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। यानी कि क्या कहा उन्होंने, अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। उनके पिताजी के कोई मित्र थे, वो वहां आए और उन्होंने, अब देखिए वहां पर भाषणबाजी चौराहे पर कौन कर रही थी, मन्नू भंडारी, यानी कि हमारी लेखिका जी कर रही थी। तो उनके पिताजी से आकर उनके मित्र ने क्या कहा कि अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़ताली करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे हमारे आपके घरों की लड़कियों को ये शोभा देता है? यह सब तो अब पूछ रही हैं कि हम जो हैं एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं, इज्जतदार परिवार के हैं, और आपकी बेटी जो है इस प्रकार से हड़तालें करवा रही हैं, भाषणबाजी कर रही हैं, और साथ में लड़के भी हैं। तो ठीक है, बट ये जो है आपके और हमारे घर की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता है। अब आ करके उनके पिताजी को भड़का रहे हैं। ठीक है, आगे कहती हैं कि कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी तो रह गया है आपको, या नहीं? ठीक है, तो कहती हैं कि उन्होंने क्या कहा कि कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं, यानी कि आप अपनी बेटी को समझाइए। ठीक है, तो कहती हैं आगे देखिए, वे तो आग लगाकर चले गए। कौन? उनके पिताजी के मित्र। और कौन चले गए? पिताजी के मित्र। और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, यानी कि गुस्से में जो है आग बबूले हो रखे थे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं, क्योंकि उन्होंने बातें ही ऐसी की थी। बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर निकालना। अब जो है घर में वो बातें कर रहे हैं अपनी पत्नी से कि अब मन्नू जो लेखिका है वो तो घर में है नहीं, तो उनके जो मित्र हैं वो इस प्रकार की बातें कर गए और वहां से चले गए, उनके पिताजी को भड़का करके चले गए। अब वो अपनी पत्नी से जो है गुस्से से आग बबूले हो गए और क्या कहते हैं कि अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करो। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र भी ही नहीं,
अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। अब जब मन्नू भंडारी लेखिका घर आती हैं तो उनसे पहले वहां उनके पिताजी के एक मित्र और बड़े ही अजमेर के जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और सम्मानित डॉक्टर अब्बा लाल जी वहां बैठे थे। ठीक है, अंबालाल जी वहां बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया और जैसे ही अब मन्नू भंडारी जी आती हैं यानी कि जो लेखिका है वो आई तो उन्होंने उसका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आया। अब उधर पिताजी बड़े भड़के हुए थे। एक मित्र ने इस तरह की बातें की कि आप अपनी बेटी को समझाइए, कोई मान मर्यादा नहीं, कोई इज्जत नहीं, जो वो चौराहे पर जाकर इस प्रकार की भाषणबाजी कर रही है। और दूसरा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जब इस प्रकार की बातें करता है तो उनके पिताजी से वो क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा चौपड़ पर यानी कि चौराहे पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया, यानी कि तुम्हारे पिताजी को बधाई देने चला आए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो उन्होंने क्या कहा? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? अब अपने मित्र से कह रहे हैं कि क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। कहते हैं यू हैव मिस्ड समथिंग, यानी कि तुमने कुछ खो दिया है। क्या खो दिया है? मन्नू भंडारी का जो भाषण है वो तुम मिस कर रहे हो, यानी कि तुम बाहर जाते, चौराहे पर देखते तो यू हैव मिस्ड समथिंग, यानी कि तुमने कुछ क्या कर दिया है? मिस कर दिया है, कुछ खो दिया है। जो भाषणबाजी हो रही थी बाहर वो तुमने जो है खो दिया है। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। अब उनके ये मित्र जो है क्या करने लगे? मनु यानी कि जो लेखिका है उनकी धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का जो संतोष था, अब देखिए पहले जो नेगेटिव बातें हुई थी उनके बारे में इस प्रकार की बातें की गई थी तो उनका मन जो है क्रोध से बड़ा बौखला रखे थे और कह रहे थे कि अब इस मन्नू का घर से जाना बाहर बंद जो है कर दो। लेकिन जैसे ही उनके ये मित्र आते हैं, उनकी इस तरह से तारीफ करते हैं, तो धीरे धीरे कुछ बातें सुनने के बाद उनके अंदर का जो गुस्सा था वो संतोष में बदलता है। उनके चेहरे का संतोष धीरे धीरे जो है गर्व में बदलता है। आप देखिए आपके बच्चों की कोई तारीफ करता है तो पेरेंट्स जो आपके माँ बाप हैं, आपके अभिभावक हैं, वो जो है गर्व में जो है गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। तो अब कहती हैं कि धीरे धीरे उनके पिताजी का जो संतोष था, यानी कि जब एक दो बातें उन्होंने कही तो उनके चेहरे की जो गुस्सा था वो संतोष में परिवर्तित हो गया कि नहीं, मनु ने कुछ गलत नहीं किया है, लेखिका ने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे जब उन्होंने धुआंधार तारीफ करने लगे कि ऐसी लड़की ये है सो है, तो इस प्रकार की बातें सुनकर धीरे धीरे वे गर्व में वो जो है गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। कहती हैं जब मैं अंदर गई, क्योंकि उनको इस घटना से भी बेखबर थी, वो बाहर थी, भाषणबाजी कर रही थी, सबके साथ आंदोलन उनका चल रहा था, वहां पर वो जो है जुलूस निकाल रही थी। तो कहती है जब मैं अंदर गई तो भीतर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। कहती है बार बार जो है मैं पिताजी के इस गुस्से से बची हूँ। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी। कहती हैं कि अब मैं पीछे उस बात को, उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे जो है इतना तो समझ में आता है कि क्या तो मेरी उस समय जो है मेरी उम्र थी और क्या मेरा। चलिए, तो आप कहती हैं आगे कि आगे मुड़कर देखती हूँ, पीछे मुड़कर देखती हूँ, यानी कि पीछे की वो बात मुझे अब याद आती है तो इतना तो समझ में आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, मेरे प्रति प्यार था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था।
या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच में एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा। अर्थात बोलने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर लेखिका ने जो भाषणबाजी की उसे देख करके जो है डॉक्टर साहब जो है बड़े उनको जो है बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इन सब के बीच में इतने लोगों के बीच में बोलना ये जो है एक साहस का काम था। ठीक है, इसलिए वो मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। अब कहते हैं पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। यानी कि कहते हैं कि विशिष्ट तो बनना है, प्रबल भी बनना है, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। ठीक है, यानी कि देखिए विशिष्ट तो उन्होंने काम जो कर रही थी मनु, तो वो एक विशिष्ट काम ही था, लेकिन उनको सामाजिक छवि की प्रतिष्ठा भी चाहिए थी, सजगता भी चाहिए। पर यह संभव है क्या? पिताजी को इस बात की बिल्कुल भी जो है इसका एहसास नहीं था कि इन दोनों का रास्ता तो टकरा हटका है। यानी कि यदि आप विशिष्ट काम करेंगे तो समाज के कुछ लोग आपके विरोधी होंगे, कुछ लोग आपके लिए उल्टी सीधी बातें कहेंगे, और कुछ लोग अच्छा कह सकते हैं, जैसा कि यहाँ लेखिका के साथ हुआ। जब वो भाषणबाजी कर रही थी तो उनके ही एक मित्र ने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर दी उनके बारे में कि इनको लोग लाज, इस प्रकार की बातें करी। और उसके विरोध में नए जो उनके नए मित्र आए, दूसरे मित्र आए, तो उन्होंने मन्नू की वहां पर बहुत प्रशंसा की। तो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए देखिए समाज में जगह बनाना और एक विशिष्ट बनना ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, टकराहट में हैं। आप विशिष्ट बनेंगे लेकिन आपके लिए सभी लोग, समाज के सब लोग आपको अच्छा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस दोनों का जो है टकराव है। ठीक है, तो अपने पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ लेखिका ने बताया कि क्या मेरे पिताजी को इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। यानी कि यदि आप विशिष्ट बने तो आपको जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो सामाजिक छवि है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए ये दोनों रास्ते एक साथ आपको नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ उन्होंने बताया है कि उनके मन में जो है कई प्रकार की जो है अंतर विरोधी के बीच वो जीते थे। अंतर विरोधी क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ वो चाहते हैं कि उनको सामाजिक छवि प्रतिष्ठा मिले, और दूसरी ओर वो चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं विशिष्ट भी बने। ठीक है, तो विशिष्ट बनना और सामाजिक छवि मिलना ये एक दूसरे के यहाँ पर क्या है, बिल्कुल विपरीत है। इनमें टकराहट का रास्ता ही है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर बताया है कि सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल, जो कि उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका थी, शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि उस समय का शासन प्रशासन सभी चीजें हमारे अंग्रेज चला रहे थे, और कॉलेज में जो शीला अग्रवाल थी उन्होंने इन लड़कियों को जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया था, उनको जो है आगे उनके जो है साथ दिया था। इसलिए सन 1947 की मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर जो है हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम तीन छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना ही मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित जो है खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, यानी कि छोटी पड़ गई। कौन सी खुशी थी वो? शताब्दी, यानी कि उस
साल की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो क्योंकि इस देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें लेखिका का बहुत योगदान रहा और इसके लिए उनके साथ जो है कॉलेज में जो घटना हुई उसका भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। तो कहती हैं कि कॉलेज वालों ने हमने जो हुड़दंग किया उसके लिए कॉलेज वालों ने जो है उनका अगस्त महीने में आखिर में जो है 3rd ईयर उनको खोलना पड़ा। लेकिन जीत की खुशी तो उनको थी, लेकिन कहती हैं कि सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित जो है खुशी के सामने यह खुशी पिला गई, बहुत छोटी पड़ गई। जो कि इस साल की सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो साल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो कि 15 अगस्त सन 1947 का ये जो खुशी के सामने ये सारी खुशियां जो हैं कम पड़ गई थी। तो ये था आपका एक कहानी यह भी। और इस कहानी में स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन हुए हैं वहां पर लेखिका का भी योगदान रहा। उन्होंने कॉलेज टाइम पर जुलूस निकाले, भाषणबाजियां की। आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन इन्होंने बहुत जो भाषणबाजी की उससे जो है कॉलेज पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। इसके लिए इनको कॉलेज की जो उनकी प्रिंसिपल थी उन्होंने उनके पिताजी को वहां से उनको कॉलेज से जो है छोड़ने की बात तक की, लेकिन इन्होंने अपना हौसला जो है कायम रखा और इस प्रकार से हमारा देश 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, सभी जानते हैं। तो ये था एक कहानी जो कि इन्होंने अपनी एक आत्मकथ्य रूप में लिखा है। अब ये प्रॉपर, जैसे कि आपको पहले भी बता दिया गया है कि प्रॉपर ये आपकी आत्मकथा नहीं है, इसमें उन्होंने अपने जीवन के कुछ घटनाओं को लिखा है। ठीक है, आत्मकथा आपकी एक प्रॉपर जो है व्यवस्थित ढंग से लिखी जाती है, जन्म से लेके मृत्यु तक। तो ऐसा उन्होंने इसमें नहीं लिखा है, आत्मकथ्य है, अपने जीवन की कुछ घटनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये था। अब इसके कुछ चैप्टर का सारांश हम करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर का सार पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मनः स्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए और अजमेर आ गए थे। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, तो उनकी सकारात्मकता घटती चली गई। अब स्थितियां जब विपरीत हो जाती हैं तो हमारे अंदर की जो सकारात्मकताएं हैं वो भी घटती चली जाती हैं। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए थे, क्योंकि उनके जो अपने थे उन्होंने लेखिका के जो पिता हैं उनको धोखा दिया था। अब जो है वो हर किसी पर शक करने लग गए थे। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पड़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के गोरे होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे तथा उन्हें नीचा दिखाते। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की जो है लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय जो उनकी उपलब्धियां हैं मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। क्यों? बड़ी बहन के विवाह और भाई के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता ने उन्हें रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बैठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के जो प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में
न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जो है जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया था। सन 1946 और 47 के दिनों में लेखिका ने घर से जो है बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का उन्होंने बहिष्कार करने लगी और प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल देने से पहले पिता को जो है बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद हो गए। वो जो है उसको सुन करके खुश हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिससे उन्हें मान मर्यादा का लिहाजा करने को कहा, तो उनके पिता जो है बड़े गुस्से हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बढ़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित जो है महसूस किया। तो ये था इस पाठ का यहाँ पर सार। और अंत में देखिए, सन 1947 के मई महीने में कॉलेज के लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश जो है 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया गया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश नहीं कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भाषण दिए थे। उन्होंने इसे क्या कही थी, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने यहाँ पर बताई। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का सार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए चलिए, तो ये था आपका एक कहानी यह भी का सार। अब नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।